आ जाओ। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम किस पर, पीओएसी पर, ठीक है, और जानते हैं उसकी सारी बातें। परमाणु संरक्षण का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं और क्वेश्चन से ही हम समझते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो हमारे पास एक रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है, मान लेते हैं पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, ये हमारा अभिकारक है जो कई सारे चरणों के बाद किसमें बदल चुका है, अभी कई चरणों के बाद वो बदल चुका है हमारा किसमें, KZn3 I1CN6, यानी इस यौगिक में बदल चुका है काफी चरणों के बाद, ठीक है। पहली बात तो ये रासायनिक यह अभिक्रिया जिसको हम संतुलित तो कर नहीं सकते, और संतुलित करने में एक तो पहली बात तो सारे चरण पता होने चाहिए, और हमको शायद ही ऐसे कोई केस हो कि शायद सारे चरण दे, तो उस केस में हम संतुलित करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। तो फायदा नहीं है तो हम क्या करें, किसका यूज कर लें, पीओएससी का यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब पीओएससी का यूज करेंगे तो इन्होंने इसका द्रव्यमान भी मेरे को दे रखा है, इसका द्रव्यमान दे रखा है मेरे को 27.6 ग्राम, और इसका मौलिक भार भी दे रखा है, आणविक भार वो कितना दे रखा है मेरे को, 138। ये सारी बातें, ये सारी की सारी बातें हमको दे रखी है इसके बारे में, अभिकारक के बारे में, और हमको ज्ञात करना है, और इसका भी हमको क्या दे रखा है, मोल भार यानी आणविक भार दे रखा है, जो कि कितना है 698, ठीक है। इसका आणविक भार भी हमारे पास पता है। तो अब ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जो कार्बन है, ठीक है, सभी कार्बन पूरे तरीके से बदल चुके हैं किसके अंदर, इसके अंदर बदल चुके हैं, इस यौगिक के अंदर बदल चुके हैं, ठीक है। तो आपको ज्ञात करना है कि हमारा जो ये बनेगा, क्या बनेगा, उत्पाद का भार ज्ञात करना है। पहले तो सभी कार्बन पूरी, सभी कार्बन बदल, सभी के सभी कार्बन पूरी तरीके से बदल चुके हैं इसमें, इस यौगिक में, यानी जितने कार्बन हम यहाँ से दे रहे हैं उतने कार्बन यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। दूसरी बात मेरे को क्या करना है, उत्पाद का भार ज्ञात करना है, यानी ये जो बनेगा मेरा यौगिक, इसका भार ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, अब मुझे निकालना है। पहली बात तो हिंट भी हमको क्या दे रखी है सर, क्वेश्चन में ही दे रखी है, कार्बन वाली, सर जितने कार्बन यहाँ पर होंगे सारे के सारे बदल चुके हैं, यानी कार्बन के जितने परमाणु इस साइड होंगे उतने ही परमाणु इसके अंदर भी प्रेजेंट होंगे, तो परमाणु क्या रहेंगे, संरक्षण, यानी पीओएसी का लगा सकते हैं किसकी सहायता से, कार्बन की सहायता से, समझ में आ गया।
कार्बन की सहायता से लग सकता है? हाँ सर बिल्कुल लग सकता है, कार्बन की सहायता से लगाए और हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन भी हो जाएगा, उसका बाहर भी घात हो जाएगा। देखिए कैसे लगाएंगे, बताओ। तुम सबको समझ में आया? अनीशा, गौरव, मुस्कान, पंकज, संजय, क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है संजय, चलो इसको सोल्व करने का तरीका देखते हैं। पहली बात तो मेरे को ये अभिक्रिया दे रखी है, इस अभिक्रिया में कार्बन के ऊपर क्या लगाएंगे, पीओ ए से लगाएंगे, ठीक है, और देखते हैं उससे प्रयोग, हमारा उत्तर है प्रयोग पीओएसी का किसके ऊपर, कार्बन के, कार्बन पर या कार्बन के परमाणुओं पर, ठीक है, प्रयोग करते हैं। यानी K2CO3 में कार्बन के परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए सर, बराबर होनी चाहिए, किसके बराबर होनी चाहिए, इस यौगिक के अंदर जितने कार्बन की संख्या है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे K2ZN3 चेक यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ये बस यहाँ पे चेक, फिर FeCN6 2 में कार्बन परमाणु की संख्या बराबर होगी, बिल्कुल होगी बराबर, सुनो, जब संख्या बराबर हो सकती है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसके अंदर जितने कार्बन है, यानी एक मोल लूंगा इसका, तो वो कितने मोल के बराबर होगा सर, इसके अंदर कितने कार्बन है, 12, सुनो, अगर इसका एक मोल लूंगा, इस यौगिक का एक मोल, तो उसके अंदर कितने मोल कार्बन होंगे, 12, जैसे ना। और जब ये यौगिक लूंगा, इस मोल के अंदर, इसके एक मोल के अंदर कितने मोल कार्बन होंगे, एक मोल और एक ही कार्बन है, तो जितने नंबर इसके होंगे उतने ही कार्बन के नंबर होंगे, जितने इस यौगिक के नंबर होंगे उसके 12 गुना किसके नंबर होंगे, कार्बन के नंबर होंगे होंगे। यानी इसका एक मोल ले लेता हूं, एक इंटू K2CO3 के मोल, ठीक है, और यहां पर ले लूंगा क्या सर, 12 गुना किसके, अगर मैं इसका एक मोल लेता हूं तो उसके अंदर कार्बन की संख्या कितनी होगी सर, 12 गुना जितने भी मोल इसके हैं। पहले तो बताओ इस लाइन से ये लाइन वाली समझ में आई या नहीं आई, अनीशा, गौरव, मुस्कान, पंकज, इससे ये वाली बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, कोई ऐसा जिसको इससे ये बात नहीं समझ में कि मैंने ये क्यों लिखा, गौरव बात समझ में नहीं आई या क्लियर हो चुका है? तो समझ में नहीं आई सर। ओके ठीक है, ऐसा बताओ, चलो मैं इसको थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में लिख देता हूँ और सिंपल शुद्ध वर्ड्स में, ठीक है, इसको मिटा ही देते हैं पहले तो, ठीक है। अब पहली बात तो ये तो बात समझ में आ गई कि जितने कार्बन के परमाणु इस ओर होंगे उतने कार्बन के परमाणु उस ओर होंगे। अब जानो
अब मैं बोल रहा हूं K2CO3 का एक अणु के अंदर, एक अणु के अंदर कार्बन के कितने परमाणु हैं? एक हो गए, ठीक है सर, एक ही परमाणु हो गया इसके अंदर। अगर मैं इसके एवोगैड्रो नंबर ले लूं, यानी इतने अणु ले लूं, तो उसमें कितने कार्बन के अणु होंगे? सर इतने ही होंगे, परमाणु होंगे किसके? कार्बन के, ठीक है। और जब इतने अणु की बात करते हैं तो मैं सीधा सीधा क्या बोलते हैं, इतने अणु किसके बराबर होते हैं? सर एक मोल के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं? तो मैं ये बोल सकता हूं एक मोल K2CO3 से कितने मोल कार्बन के मिलेंगे? तो संख्या बराबर है तो मोल भी क्या हो गया? एक मोल कार्बन परमाणु, सॉरी कार्बन। गौरव बेटा समय यहाँ तक बताओ बेटा। गौरव ठीक है। तो जैसे ये आ गया, ये हमने बात की किसके? हमारा अभिकारक के बारे में, यानी इसके बारे में। सिमिलरली उसी तरीके से हम इसके बारे में भी पता कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं कहां पर करूं। यहाँ पर देखो, अब हम इसकी बात करेंगे, इस यौगिक की, इस यौगिक को उठा लेते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ इस यौगिक के अंदर जितने कार्बन है, that is FeCN6, और इसका एक अणु ले रहा हूं तो उसके अंदर कितने कार्बन के परमाणु होंगे? 12 में सर सी 6 और 6 के दुगना कर देंगे तो कितना बचेगा? 12। तो मैं ये यहाँ पर लिख सकता हूँ कितने? 12 परमाणु कार्बन के, यानी एक अणु के अंदर 12 परमाणु होंगे कार्बन के, ठीक है। और जैसे ही मेरे को परमाणु पता चल जाएंगे, मैं ये लिख सकता हूं इसके इतने अणु के अंदर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अणु ले लेते हैं किसके? इस यौगिक के। उसके अंदर कितने संख्या होगी परमाणु की? सर वो होगी इसके 12 गुना, ऐसा ना? वो भी हाँ सर बिल्कुल वो। अब मैं बोल रहा था ये कितने के बराबर है? एक मोल के बराबर है, कैसे ना? यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ एक मोल इसका, इस यौगिक का, ठीक है। तो एक मोल यौगिक, एक मोल इसका कितने मोल कार्बन के बराबर होगा? कार्बन के परमाणु के बराबर 12 मोल, ठीक है। 12 मोल कार्बन परमाणु, ठीक है। अब पीओ इससे क्या बोलता है? जितने परमाणु यहां से जाएंगे उतने परमाणु तो उसमें बनेंगे। ऐसा तो है नहीं कि बाहर से टपक जाएंगे, कोई बाहर से तो कोई नहीं आने वाला। तो यानी जितने परमाणु ये दे रहा है एक मोल, जो कि इसके बराबर है, उतने ही इसके भी बराबर होंगे, ठीक है। तो वहां से हम निकाल लेंगे, ठीक है। आ जाओ। तो यही से वो बात आई थी हमारी जो मेरे को लिख दी, अब मैं लिखता हूँ, ठीक है।
ये मैं पहले तो इसको उतार लो, फिर मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ और फिर बोर्ड साफ करके फिर आगे समझते हैं। गौरव बेटा आपको समझ में आई ये बातें? चलो एक बार इसको नोट कर लो इस वाले पार्ट को, ताकि इसको रब करके फिर हम आगे चलें। हो जाए तो बता देना इसका हेतु सूत्र का धर्म ना 27.6 ग्राफ। अनीशा, मुस्कान, पंकज, संजय, बेटा आपको समझ में आ रहा है? और हाँ नाम में जवाब दिया करो। सर क्लियर। हाँ ऐसे बताया पता कि आपको भी अच्छा लगे। डन संजय, ठीक है। तो पहले मैं नीचे वाला मिटा देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। तो अगर आप देख लो यहाँ पर हमने क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर कि एक मोल अगर K2CO3 है तो उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन के कितने होंगे? एक ही मोल होगा। और इसके अंदर इसका एक मोल होगा तो उसके अंदर कार्बन की संख्या कितनी होगी? तो 12 इंटू एक मोल किसका? राइट। बोलो बेटा अब समझ में आ गई ये बात कहां से आई? बोलो बेटा। हाँ सर समझ में आ गया। ओके ठीक। अब जैसे ही ये आ गया, अब हमको मोल पता है। मोल क्या होता है? द्रव्यमान बाय में आणविक भार। तो दोनों साइड पर इनका आणविक भार तो हमको दे रखा है, यानी मोलर भार तो दे रखा है। तो और साथ ही साथ इसका क्या दे रखा है हमको? द्रव्यमान दे रखा है। तो इसका द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं? हाँ सर, इसमें पुट कर देते हैं और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो 1 इंटू K2CO3 का द्रव्यमान बटा इसका क्या? आणविक द्रव्यमान। वो बराबर होगा किसका? 12 गुना इंटू इसका द्रव्यमान। बटा इसका आणविक द्रव्यमान। ठीक है, इनकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी रखी है? इसका भार कितना दे रखा है? 27.6 आणविक 128। इसका भार को ज्ञात करना है 12 इंटू इसको मान लेते हैं W, और इसका आणविक भार तो मेरे को दे रखा है
क्या यहाँ से W की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, निकाल के देखिए। ये काटोगे तो 0.2 पर आ जाएगा। इसको उस साइड ले जाओगे तो W की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास करीब करीब 11.6 ग्राम। किसको ये चीज समझ में नहीं आई? POAC सबको समझ में आ गया? सर हाँ बोलो अनिशा। यदि अगर हमें आयतन का दिया हो तो फिर हम ऐसे आयतन से मोल निकाल के मोल का लगा के कॉन्सेप्ट और ऐसे ही हम बिल्कुल, निकाल सकते हाँ बिल्कुल बेटा, क्योंकि मेन का मोल ज्ञात करना है। मोल तो हम यस आयतन सर। से भी ज्ञात कर सकते हैं, संख्या से भी ज्ञात कर सकते हैं और द्रव्यमान से भी ज्ञात कर सकते हैं। यस सर। और वो तुमको संख्या भी दे सकता है, आयतन भी दे यस सर। सकता है। अगर आयतन कब लेंगे? जब हमारे पास क्या है, कौन सी अवस्था में, गैस अवस्था में, तब आयतन लेंगे। यस सर। काम तो हमको मोल के पास ही जाना है, ठीक है? तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, यस सर। ठीक है? चलो, जिसने नोट कर लिया फिर आप आगे चलते हैं। सर हाँ बोलो संजय। सर जैसे सर ये POAC सर कार्बन एटम पे लगाया सर। हाँ, कार्बन पे ही क्यों लगाया वो भी देखो। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में पहले बता रखा था कि जितने कार्बन यहाँ से हैं वो सारे के सारे कार्बन बच गए। अगर बाई चांस यहाँ पर बदल दे, बोल दे कि पोटेशियम के जितने हैं परमाणु वो सारे के सारे बच गए, तो अब मैं कार्बन पे ना लगा के किस पे लगाना पड़ेगा हमको? POC, पोटेशियम पे। हाँ संजय बताओ। तो सर ये और किसी एटम पे लगा के भी हो सकता है सर? बट हमको पता होना चाहिए ना कि वो एटम पूरा पूरा बदल रहा है कि नहीं बदल रहा। क्वेश्चन तो हमको यस सारी सर। बातें बताएगा। अगर यहाँ पे तो कार्बन सर की ये जगह पोटेशियम बोल दूं तो फिर मैं कार्बन पे लगाऊंगा क्या? तो सर ये क्वेश्चन में दिया है। हाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही तुमको पूरी पूरी हिंट मिलेगी। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता फिर तो हम लगा ही नहीं पाते, ओके सर, थैंक यू। ठीक है? चलो, हटा दे इसको। सर यदि पोटेशियम का पूछेगा तो 2 से 2 तो कट जाएगा ना, जैसे हम अभी इसी क्वेश्चन में अगर हाँ बिल्कुल लेंगे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। यस। तो सर जितनी मोल इसके होंगे उतने ही मोल इसके बनेंगे फिर। यस सर। तो फिर यहाँ पर तो कट यहाँ पर जाएगा सर। कुछ भी नहीं होता, एक होता है। ओके। हाँ, 2 से 2 कट जाता है। अगर पोटेशियम लेते, पोटेशियम की बात करते तो पोटेशियम सारा का सारा बदल रहा है, इसमें कार्बन के स्थान पर है। तो फिर यहाँ पे हम 12 ना लेकर कितना लेते हैं? 2। और यहाँ पर भी 2 होता, 2 से 2 कट जाता। जितना मोल इसके लेते उतने ही मोल इसके बनते। और फिर वहां से हम क्या निकालते? W की मात्रा याद करेंगे, ठीक है? चलो आ जाओ, एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं तब तक। बिठा दे। अब इसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, औसत परमाणु द्रव्यमान, या फिर माध्य परमाणु द्रव्यमान के बारे में जान लेते हैं, ठीक है? पहले तो इसका वो जान लेते हैं कि इसको निकालते क्यों है, मतलब ही क्या है, क्यों जरूरत पड़ी औसत निकालने की। औसत या फिर माध्य प्रमाणित
ठीक है, पहले तो इसका मतलब जान लेते हैं कि निकालना क्यों जा रहा है और निकालते क्यों है, और वो चीज जाने। हम सबको पता है कि ज्यादातर जो हमारे तत्व होते हैं वो तत्व किस में पाए जाते हैं, उनके समस्थानिक में। कार्बन का समस्थानिक होता है, ऑक्सीजन का समस्थानिक होता है, क्लोरीन का समस्थानिक होता है नहीं होता? समस्थानिक को क्या होते हैं? समस्थानिक पता है? नहीं पता, कोई नहीं पता। सर जिसकी परमाणु संख्या समान हो द्रव्यमान भिन्न भिन्न। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो समस्थानिक वो होते हैं जिनके परमाणु की संख्या क्या हो, समान हो, और द्रव्यमानिक संख्या वो अलग हो। ठीक है, और दोनों में एक बात ध्यान रखना, जब भी हम क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों कहाँ पर पाए जाते हैं, परमाणु में हम निकालते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, संख्या प्रोटॉन की संख्या, और इसमें द्रव्यमानिक संख्या में क्या निकालते हैं, संख्या किसकी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। और ये दोनों के दोनों मिलते कहाँ पर है, सर न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ पर मिलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। तो अब अगर मैं बात कर लूं, अब हमने वो भी पढ़ते हैं आवर्त श्रेणी, आवर्त श्रेणी में द्रव्यमान लेते हैं, तो उसमें जो द्रव्यमान है वो कौन सा द्रव्यमान है, वो ध्यान रखना, औसत वाला रखते हैं। कौन सा वाला रखेंगे, औसत वाला, बिल्कुल सही। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास समस्थानिक है किसका, क्लोरीन का। क्लोरीन के दो समस्थानिक होते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। ठीक है, अब इनका प्रकृति में इनकी जो मात्रा है, क्लोरीन 35 मिलता है 75% और क्लोरीन 37 मिलता है कितने परसेंट, प्रतिशत, ये मिलता है 25%। इसमें प्रकृति में क्लोरीन के दो ही समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के 3 होते हैं, ऑक्सीजन के 2 होते हैं। ठीक है, ऐसे सभी के होते हैं। तो अब यहाँ पर तुम देखोगे क्या चीज, दोनों क्या दे रखे हैं, प्रतिशत हमको दे रखी है कि प्रकृति में उनकी प्रतिशत कितनी पाई जाती है। क्लोरीन 35 75% और क्लोरीन 37 25% पाई जाती है। ठीक है, अब दोनों का तुम देखोगे इनका परमाणु द्रव्यमान, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, इसका तो 35 है, इसका परमाणु द्रव्यमान हमारे पास 37 दे रखा है। ठीक है, अब एक चीज देखो, अब मैं 35 और हम सब नोटिस करते हैं जब भी हम आणविक भार निकालते हैं तो हम कितना लेते हैं, 35.5 यही लेते हैं। आणविक भार जब भी लेना तो हम 35.5 लेते हैं। क्यों लेते हैं सर 35.5? और कभी भी परमाणु द्रव्यमान 35.5, इसका मतलब क्या, उसके अंदर आधा प्रोटॉन या आधा न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। क्या ऐसा हो सकता है, आधा प्रोटॉन या आधा न्यूट्रॉन होता है? कभी नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, 35 और 37 का वो क्या निकाल रखा है, औसत। अब निकाल के देखते हैं और देखते हैं जो आंसर आएगा हमारा वो कितना आएगा, 35.5। तो अब आपसे पूछा जाएगा सर निकालने कैसे थे, अगर मेरे पास किसी का आणविक द्रव्यमान दे रखा है, परमाणु द्रव्यमान दे रखा है, तो उसका औसत कैसे ज्ञात करें, तो उसके लिए डायरेक्ट सीधा फॉर्मूला है, सूत्र है, सूत्र से निकाल लोगे। कैसे निकाल लोगे, तो अगर आपको दे रखा है औसत द्रव्यमान, इसको ज्ञात करने का तरीका, अब याद रखना, जितनी प्रतिशत है इनटू जितना उसका परमाणु द्रव्यमान है, प्लस जितनी प्रतिशत परमाणु द्रव्यमान बटे में 100। A1 x1 plus A2 x2 तो AN से बटे में 100।
अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, A1 क्या है, प्रतिशत प्रगति में कितना पाया जाता है, ठीक है। और x1 क्या है उसका, ये हमारा x1, ये हमारा x2, और ये हमारा A1, ये हमारा A2। अब ऐसा जरूरी थोड़ी है कि किसी समस्थानिक में दो ही हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में 3 होते हैं। अनिशा बेटा थोड़ा सा ज्यादा ही दूर चले गए, थोड़ा सा गलत है, 35.5 आएगा। तो अगर मैं इसका क्लोरीन का औसत निकालूंगा तो तुम देखोगे हमारे पास कितना आएगा, 75 × 35 प्लस 25 × 37 बटे में 100, ठीक है, क्या आएगा बटे में 100 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 35.5। सॉल्व करके देखना, आंसर यही आएगा, ठीक है। सभी को समझ में आया? अनीशा, पंकज, गौरव, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे विराम करते हैं और फिर हम आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्रकृति में पता रहता है, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर जो क्वेश्चन था ना उस पे वेट का रेशियो दिया हुआ था 3:4, C+O2 Weight का। इक्वल टू CO2। काम करना, मेरे को सेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी तुम्हारी थोड़ी देर में फिजिक्स की क्लास स्टार्ट होगी, तो वैसे ही हम ज्यादा चल यस सकते हैं, सर। ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। सर थोड़ा जो क्वेश्चंस थे ना वो वाले डिस्कशन भी कर लीजिएगा थोड़ा। ठीक है, मैं अभी कर लेंगे, इस वीक में या फिर अगले वीक में, आने वाले वीक में सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके सर।